तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ए 27 जनवरी 1950, बी 28 जनवरी 1950, सी 29 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर बी होगा 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ए 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, बी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, सी भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, डी भारतीय संविधान के द्वारा। तो इसका सही उत्तर डी होगा भारतीय संविधान के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, डी विधि आयोग। तो इसका सही उत्तर बी होगा संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम पारित किए तथा न्यायाधीशों की संख्या 10 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की वर्तमान की स्वीकृत संख्या है? ए 20, बी 25, सी 30, डी 31। तो इसमें वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोई भी सही उत्तर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। 1956 में प्रथम बार इसमें संशोधन करके 11 कर दिया गया, 60 में 14, 78 में 18, 1986 में 26 मुख्य न्यायाधीश सहित, 2008 में पुनः संशोधन करते हुए कुल संख्या 30 रखने का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, 33 + 1। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ए 20 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर बी होगा 10 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुरूप करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह एक या एक अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकपाल, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर बी होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। ए मुख्य न्यायाधीश को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी विधि मंत्री को। तो इसका सही उत्तर बी होगा राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विधि मंत्री, डी भारत के महान्यायवादी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ए होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, बी राष्ट्रपति द्वारा,
सी राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, डी राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है तथा ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 124(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने तथा तत्संबंधी जांच की प्रक्रिया का संसदीय विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 124(5) में प्रावधानित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया भी यही है। महाभियोग इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना रिमूव शब्द दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। तीसरा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। चौथा, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, केवल 3 और 4। आइए व्याख्या देखते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के खंड 1(b) के अनुसार उच्चतम या उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार कथन एक असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और सिद्ध कदाचार और प्रक्रिया विहित है, किंतु अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के महाभियोग संसद में ऐसे समावेदन के रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया और ब्यौरों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। इस प्रकार पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात वह न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ए सीबीआई जांच, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच, सी भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, डी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो इसका सही उत्तर डी होगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। ए 62 वर्ष, बी 63 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 65 वर्ष। तो इसका सही उत्तर डी होगा, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 65 वर्ष। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, बी विधि आयोग द्वारा, सी संसद द्वारा, डी मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका सही उत्तर सी होगा, संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 125(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है।
तीसरा, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। चौथा, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 4, डी 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर ए होगा, केवल 1 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अतः उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध मौजूद हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक होगा। न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी होगा, ना ही 1 ना ही 2। व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 138(1) के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146 के तहत तथा उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित होता है, वहीं अनुच्छेद 229(3) के तहत उच्च न्यायालय का प्रशासनिक भार राज्य की संचित निधि पर आधारित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी केवल उच्च न्यायालय में, सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात उच्चतम न्यायालय में व अन्य उच्च न्यायालयों, जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों उसमें नहीं, में वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी विधि मंत्री। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब वह मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अगला प्रश्न, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर सी होगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, बी लोकसभा की सलाह पर, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो इसका सही उत्तर डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे की जाती है, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श आवश्यक है। वर्ष 1993 में दिए गए एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ संरचित कॉलेजियम की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया। 1998 में मुख्य न्यायाधीश की सलाह को व्याख्यायित करते हुए मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम मंडल का परामर्श लिखित आवश्यक होने का निर्णय दिया गया। साथ ही राष्ट्रपति को इस अनुशंसा को पुनर्विचार हेतु सर्वोच्च न्यायालय को वापस भेजने की छूट दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद भी वही नाम प्रस्तावित किए जाने पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ए 1993, बी 1996, सी 2000, डी 2004।
तो इसका सही उत्तर ये होगा 1993। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उच्चतर न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए वर्ष 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। वर्ष 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की स्थापना का निर्णय दिया गया। इस निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम यानी मंडल निर्धारित किया गया, जिसे 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित कर दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य हैं की संख्या A3, B4, C5, D6। तो इसका सही उत्तर B होगा 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई? ए संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण का राष्ट्रीय आयोग, बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, सी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, डी विधि आयोग का प्रतिवेदन। तो इसका सही उत्तर सी होगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी। इस आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? पहला तदर्थ न्यायाधीश, दूसरा अतिरिक्त न्यायाधीश। आइए इस कोड के माध्यम से उत्तर देना है। ए 1 सही है और 2 गलत है, बी 1 गलत है और दूसरा सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत यदि किसी समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति कोरम प्राप्त न हो, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नामित किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में अन्य न्यायालयों के लिए नहीं है। दूसरी ओर अपर या अतिरिक्त एडिशनल और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालयों में नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जब पहला, कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, बी अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, सी न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, डी न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? ए सर्वोच्च न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, सी जनपद तथा सत्र न्यायालय में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही उत्तर ए होगा, सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पोट्टा कालाथिल रामकृष्णन बनाम तहसीलदार तिरूर एवं अन्यवाद में यह निर्णय दिया गया कि अभिलेख न्यायालय होने के कारण उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत
दिए गए आदेश या सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 10, बी 9, सी 7, डी 5। तो इसका सही उत्तर डी होगा 5। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत यह प्रावधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श के अधीन निर्देश के लिए सुनवाई करने हेतु बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के रूप में अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 5, बी 7, सी 11, डी 13। तो इसका सही उत्तर ए होगा 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ए परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर सी होगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद में, यदि उस विवाद में विधि या तथ्य का कोई प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वहां तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? पहला, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। चौथा, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। इसका सही उत्तर सी होगा 1 और 4। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इसके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। बी, वह अंतर शासकीय विवादों में मूल या वह अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। सी, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। डी, इसके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन पर अनुच्छेद 32 के अधीन रिट जारी कर सकता है। हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ। बी, सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसमें हमारा कथन ऑप्शन सी में दिए गए वाक्यांश सही नहीं है, शेष सही है। व्याख्या देखते हैं। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है ए, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। डी, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर बी होगा। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है, उन्हें पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। अतः सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि
इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? ए केवल उच्च न्यायालयों को, बी केवल उच्चतम न्यायालयों को, सी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, डी जनपद न्यायालय को। तो इसका सही उत्तर सी होगा उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ए राष्ट्रपति के अनुमोदन से, बी यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी से यह तय करें, सी संसद के अनुमोदन से, डी राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो इसका सही उत्तर ये होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा अन्य स्थान पर अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए गोलकनाथ, बी ए के गोपालन, सी केशवानंद भारती, डी मेनका गांधी। तो इसका सही उत्तर सी होगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस निर्णय में यद्यपि संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को स्वीकार किया गया था परंतु यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन की शक्ति प्रदान नहीं करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ए इंदिरा साहनीवाद, बी शंकर प्रसाद का वाद, सी रुदल शाह का वाद, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर डी होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? ए पहला अनुच्छेद 32, दूसरा अनुच्छेद 226, तीसरा अनुच्छेद 227, चौथा अनुच्छेद 245। कूट ए 1, 2 तथा 3, बी 1, 3 तथा 4, सी 1, 2 तथा 4, डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर ये होगा 1, 2 तथा 3। व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 32 और 226 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता को प्रदर्शित करते हैं। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है। इन तीनों ही अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। ए संविधान, बी न्यायिक व्याख्या, सी न्यायविदों का मत, डी संसदीय कानून। तो इसका सही उत्तर बी होगा न्यायिक व्याख्या। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के वाद में न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत की व्याख्या की, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ए गोलकनाथ केस में, बी मिनर्वा मिल्स केस में, सी बैंक नेशनलाइजेशन केस में, डी टीएम पाई फाउंडेशन केस में। तो इसका सही उत्तर ये होगा गोलकनाथ केस में। केशवानंद भारती केस 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ 11 न्यायाधीश का गठन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 में किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका सही उत्तर बी होगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में 1967 में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स आर द प्राइमोर्डियल राइट्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। दे आर राइट्स व्हिच इनेबल ए मैन टू चार्ट आउट ओन लाइफ इन द मैनर्स ही लाइक बेस्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए।
ए इंदिरा साहनीवाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, क्रीमी लेयर यानी चिकनी परत, बी विशाखावाद अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, सी मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, डी बेला बनर्जीवाद विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो इसमें हमारा डी वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल भूमि विकास एवं नियोजन अधिनियम 1948 से संबंधित है। विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधीवाद में ही माना गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए इनमें से कौन एक सही है। ए सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार क्षेत्राधिकार रखता है, बी यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, सी यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, डी यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 132 से 36 के तहत अपीली क्षेत्राधिकार तथा 143 अनुच्छेद के तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का विवरण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ए अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना, डी अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिग्री का अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 ए के तहत यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, जबकि अनुच्छेद 133 केवल सिविल विषयों की अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र का उल्लेख करता है। इस प्रकार संवैधानिक विवाद में अनुच्छेद 134 ए को अनुच्छेद 132 के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, बी अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, सी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता को निम्न शीर्षों में विभाजित किया जा सकता है। सिविल संविधान के निर्वचन के मामले अनुच्छेद 132 के तहत, सिविल मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हों या नहीं अनुच्छेद 133, तीसरा आपराधिक दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक प्रश्न चाहे हों या नहीं अनुच्छेद 134, चौथा विशेष इजाजत से अपील अनुच्छेद 136। अतः संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ए अनुच्छेद 138, बी अनुच्छेद 140, सी अनुच्छेद 142, डी अनुच्छेद 146। तो इसका सही उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 142। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा एवं अन्य 2002-4 SSC 388 के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 137 एवं अनुच्छेद 142 के तहत किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के किसी अंतिम निर्णय के पश्चात उसकी समीक्षा याचिका रिव्यू पिटीशन के खारिज किए जाने के बाद दाखिल की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के तहत रहते हुए अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने तथा उसे परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। ए अनुच्छेद 137, बी अनुच्छेद 130, सी अनुच्छेद 139, डी अनुच्छेद 138। तो इसका सही उत्तर ए होगा, अनुच्छेद 137। अगले प्रश्न को देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय या आदेश की पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। बी, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। सी, मंत्रिमंडल को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से उच्चतम न्यायालय के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। डी, उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। बी, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। सी, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। डी, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर ही होगा, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन के तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? ए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सी, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। डी, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा सही उत्तर भी होगा, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किए गए आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीत से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी रीत से राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। इसी अनुच्छेद का अवलंब लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इस संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है ए, विधियों द्वारा कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। बी, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के प्रज्ञान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार। सी, न्यायपालिका का सभी विधियाई अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार। डी, न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार। तो इसका सही उत्तर ही होगा, विधियों और कार्यपालक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्राख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा उच्च स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है। जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो, संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यथा अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ए, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। सी, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। डी, राज्यों के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। एक, यदि कोई कानूनी आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना।
बी निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन, सी निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, डी कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण कि क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल दो। भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे का शब्द उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, सी समस्त न्यायालयों द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापकीय के कार्यों की वैधता का जांच करना अथवा व्यवस्थापकीय द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों के संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान में मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 तथा 136 के अंतर्गत ये शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर डी होगा, न तो एक न ही दो। आइए इसके संबंध में व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने यदि वह संवैधानिकता प्रावधानों के विपरीत है की अधिकारिता प्राप्त है। कथन 1 अनुच्छेद 228 के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। अगला प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है? ए केवल भारत में, बी केवल यूके में, सी यूएसए में, डी भारत और यूएसए दोनों में। तो इसका सही उत्तर डी होगा, भारत और यूएसए दोनों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। कारण, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है तथा आर गलत है। डी, ए गलत है तथा आर सही है। तो इसका सही उत्तर बी होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए इसके संबंध में व्याख्या देखते हैं।
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारतीवाद तथा मेनका गांधीवाद आदि के बाद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र का विस्तार किया गया, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया गया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पुनरीक्षण का आधार है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ए वैधिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी विधि का शासन, डी दृष्टांत और अक्षमय, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर भी होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत के रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह ए वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है, बी विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, सी कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता है, डी सर्वोच्च न्यायालय को भार कम करने हेतु एक संघीय अपीली न्यायालय स्थापित करता है। तो इसका सही उत्तर बी होगा विधि की समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर डी होगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी एवं संरक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर डी होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है यानी कस्टोडियन? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी लोकसभा सचिवालय, डी भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इसका सही उत्तर डी होगा भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक तो निहित है। ए राष्ट्रपति में, बी लोकसभा में, सी सर्वोच्च न्यायालय में, डी मंत्रिमंडल में। तो इसका सही उत्तर सी होगा सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारणार कहा गया है। कथन ए, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर डी होगा ए गलत है किंतु आर सही है। व्याख्या देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी संरक्षक है तथा केंद्रीय कानूनों की संवैधानिकता वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे।
जिसे 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा निश्चित कर दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, बी, राज्यों के परस्पर विवाद, सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, डी, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही उत्तर सी होगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ए, 74, बी, 56, सी, 16, डी, 32। तो इसका सही उत्तर डी होगा, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? ए, भारत के राष्ट्रपति को, बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, सी, संसद को, डी, विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो इसका सही उत्तर सी होगा, संसद को। संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद भी द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सी, संसद द्वारा विधि बनाकर, डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर सी होगा, संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ए, प्रधानमंत्री को, बी, राष्ट्रपति को, सी, भी किसी भी उच्च न्यायालय को, डी, उपर्युक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर भी होगा, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संदर्भ में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया गया है। ए, खंड 1 अनुच्छेद 127 के अंतर्गत, बी, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, सी, खंड 2 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, डी, खंड ए अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर बी होगा, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। ये व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संदर्भ में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में यह तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया कि उपर्युक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। दूसरा, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। चौथा, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 2 और 4। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 2 और 3। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहला, लोक महत्व के विषयों में विधि या तथ्य संबंधी। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते या अन्य समकक्षी विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामलों में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देशों पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालयों द्वारा दिए गए परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं।
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह ए सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, बी सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, सी विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, डी उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो इसका सही उत्तर ये होगा, सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ए अपनी पहल पर, बी तभी जब वह परामर्श के लिए कहता है, सी तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, डी तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो इसका सही उत्तर बी होगा, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसा व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। पहला, स्वप्रेरण पर, व्यापक लोकहित के किसी विषय में। दूसरा, यदि वह ऐसा कोई सलाह मांगता है। तीसरा, यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1 और 2। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल 2। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 144, डी अनुच्छेद 145। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की समृद्धता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद सदस्य द्वारा, डी राज्यपाल द्वारा। तो यह इसका सही उत्तर बी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। देश में किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 का सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले राज्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में अंतरण कर सकता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वाद एवं विषय दिए गए हैं। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य। विषय में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, निवारक अवरोध की प्रक्रिया, स्वतंत्र भाषण पर रोक। तो इसमें हमारा सही उत्तर कोई सही विकल्प मेल नहीं खाता है। आइए हम इसको सुमेलन को इस प्रकार देखते हैं। एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य निवारक अवरोध की प्रक्रिया से संबंधित है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य स्वतंत्र भाषण पर रोक से संबंधित है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ संविधान संशोधन की संसद की शक्ति से संबंधित है। चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। इसमें भी कोई विकल्प सही मेल नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? ए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, बी मूल ढांचे का सिद्धांत,
सी अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, डी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाना, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ये होगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 256, डी अनुच्छेद 257। तो इसका सही उत्तर ये होगा अनुच्छेद 355। उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघवाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचायत अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न, TDSAT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है? ए ट्राई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, बी ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में, सी हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में, डी केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सही उत्तर सी होगा हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट टैरिफ संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? ए BP सिन्हा, PB गजेंद्र गढ़कर, HR दास, बी KG बालकृष्णन, HS कपाड़िया, HL दत्तू, सी रंजन गोगोई, NB रमन, दीपक मिश्रा, डी HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहड़। तो इसका सही उत्तर डी होगा HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेहड़। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस फातिमा बीबी, बी जस्टिस सुजाता मनोहर, सी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, डी जस्टिस रूमा पाल। तो इसका सही उत्तर सी होगा जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। जनवरी 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 11 महिला अब तक सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन चुकी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन इसके पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रहा? ए DY चंद्रचूड़, बी AM खानविलकर, सी L नागेश्वर राव, डी अशोक भूषण। तो इसका सही उत्तर सी होगा L नागेश्वर राव। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ए न्यायमूर्ति AK पटनायक, बी न्यायमूर्ति RB रविंद्रन, सी न्यायमूर्ति SK झा, डी न्यायमूर्ति AK माथुर। तो इसका सही उत्तर सी होगा न्यायमूर्ति SK झा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए M हिदायतुल्ला, बी AM अहमदी, बी सी PN भगवती, डी AS आनंद। इसमें भी कोई विकल्प सही मेल नहीं खाता। आएगी व्याख्या देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है।
सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी.एन. भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य विवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की मां के नाम से जाना जाता है। जिस समय पी.एन. भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय वाई.बी. चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए. संसदीय एक्ट द्वारा, बी. संवैधानिक संशोधन द्वारा, सी. न्यायिक पहल द्वारा, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, न्यायिक पहल द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा, न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर भारत की न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर बी होगा, केवल दो। न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका पीआईएल को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, पीआईएल क्या है? ए. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी. पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, सी. पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, डी. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो इसका सही उत्तर ए होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? ए. केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, बी. केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में, सी. केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में, डी. उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कोड की सहायता से चुनिए। ए. जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी. ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी. ए सही है परंतु आर गलत है। डी. ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति या समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. भारत, सी. यूएसए, डी. यूके। इसका सही उत्तर सी होगा, यूएसए। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव यूएसए अमेरिका से हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? ए. कनाडा, बी. यूएसए, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। ए. प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, बी. जनहित याचिका से, सी. न्यायिक पुनरावलोकन से, डी. न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जनहित याचिका से। भारत में न्यायिक सक्रियता ज्यूडिशियल एक्टिविज्म यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका दोनों से संबंधित है। वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अगले प्रश्न को देखते हैं, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ए. न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, बी. न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद, सी. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, डी. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो इसका सही उत्तर भी होगा, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय है। ए. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी. लोकल कोर्ट, सी. विशेष न्यायालय, डी. यूपी का उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर ही होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 23 सितंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम.बी. शाह एवं न्यायमूर्ति ए.आर. लक्ष्मण की पीठ ने विजयलक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं
अन्य के बाद में दिए गए निर्णय में यह भी निर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हो तो किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न, विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। ए महिलाओं की तबादला नीति से, बी कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, सी समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से, डी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। तो इसका सही उत्तर डी होगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान व अन्यवाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। ए रेलवे बोर्ड रिश्वत मामले में, बी विनीत नारायणी बनाम भारत संघ, सी 2G स्पेक्ट्रम घोटालावाद, डी कोयला आवंटन घोटालावाद। तो इसका सही उत्तर डी होगा, कोयला आवंटन घोटालावाद। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटालावाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए भारतीय दंड संहिता की धारा 377, बी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ए होगा, भारतीय दंड संहिता की धारा 377। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ए उच्चतम न्यायालय कानून 1966 द्वारा, बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा, सी संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा, डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। तो इसका सही उत्तर डी होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाले भाषा के संबंध में उपबंध किया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।